म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए क्वांट फंड स्ट्रेटजी होती क्या है और इस स्ट्रेटजी से जुड़ी स्कीम काम कैसे करती है, और बेसिक सवाल जो है कि क्वांट फंड आखिर में होते क्या है। जी बहुत चर्चा में है क्वांट फंड विपुल जी। एंड हम जैसे भी देख रहे हैं कि क्वांट फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर अब निवेशक काफी जो है ना इसमें रुचि दे रहे हैं। तो क्वांट फंड को अगर हम आसान भाषा में समझें तो एक एक्टिव और एक पैसिव स्ट्रेटेजी का मिक्सचर होता है। जी। एक्टिव मतलब फंड मैनेजर उसको मॉनिटर कर रहा है। जो मेन इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो पैसिव स्ट्रेटेजी में आती है। क्वांट फंड जनरली एक मैथमेटिकल मॉडल के बेस पर बनता है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल का यूज होता है और एक एल्गोरिदम मॉडल पोर्टफोलियो निकाल के लेके आता है। यानी कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया, आपने कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम यूज किया जिसमें आपने पहले के ट्रेंड एनालिसिस को समझा, पास्ट परफॉर्मेंस को आपने समझा कंप्यूटर ने, और कंप्यूटर ने फिर एक मॉडल पोर्टफोलियो निकाल के दिया। वही मॉडल पोर्टफोलियो फंड मैनेजर यूज करता है और उसको रेप्लिकेट करके उसी को मॉनिटर करता है। अब तो जो एक्टिव स्ट्रैटेजी है वो फंड मैनेजर द्वारा हो रही है क्योंकि फंड मैनेजर है इसमें जो उस मॉडल पोर्टफोलियो को यूज कर रहा है, और पैसिव स्ट्रैटेजी आती है क्योंकि ये मॉडल पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करने के लिए हो रहा है। अब ये जो मॉडल पोर्टफोलियो निकलते हैं, कहाँ कौन फंड के अंदर स्ट्रैटेजीज आती है कि ये मॉडल पोर्टफोलियोज बहुत फ्रीक्वेंट बेस पे जो है टेस्टिंग इनकी होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार मॉडल पोर्टफोलियो निकल गया और उसी को सालों से या 1 साल या 2 साल उसको फॉलो किया। इसकी टेस्टिंग होती है क्योंकि ये सारी स्ट्रेटेजी बैक डाटा पे बेस है। पास्ट परफॉर्मेंस, ये मॉडल कैसा काम किया है, इसने किस तरह के मॉडल, किस तरह के रिटर्न इसमें से निकले हैं, उसके आधार पर फ्यूचर का मॉडल पोर्टफोलियो निकाला जाता है। इसकी फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग होती है। मेरा मानना है शायद क्वार्टरली बेस पे, मंथली बेस पे भी टेस्टिंग होती है। और जैसे जैसे मॉडल पोर्टफोलियो में चेंजेस होते हैं वैसे फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। तो अगर आप देखेंगे कुछ फंड फंड में काफी हाई चर्निंग होती है। उसका कारण यही है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, जो कंप्यूटराइज स्ट्रैटेजी है, इसकी टेस्टिंग बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो इस आधार पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और कौन जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। अब इसके अंदर जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसमें अलग अलग फैक्टर यूज हो सकते हैं। कोई वैल्यूएशन फैक्टर यूज कर सकता है कि खाली डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स पे कर सकते हैं, या कोई किसी और फैक्टर को यूज कर सकता है। तो फैक्टर वेरी कर सकता है कि किस फैक्टर के बेस पर ये एल्गोरिदम जो है मॉडल पोर्टफोलियो निकालेगा। लेकिन स्ट्रैटेजी यही होती है कि बैक डाटा को लेके हर एक फैक्टर और हर एक मॉडल की टेस्टिंग होती है, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग होती है, मॉडल पोर्टफोलियो निकलता है, उस जी। मॉडल पोर्टफोलियो को फंड मैनेजर मॉनिटर करता है, और जैसे जैसे उसमें चेंजेस होते हैं टेस्टिंग द्वारा वैसे वो उसमें चेंज करता चला जाता है। तो मतलब ये बेसिकली एआई के द्वारा ड्रिवन होता है, लेकिन पीछे एक पूरी स्ट्रेटजी इसके पीछे होती है, समय समय पर टेस्टिंग होती है, नए नए फॉर्मूलेज लगाए जाते हैं, ये मान के चलें सर आसान भाषा में। देखिए आसान भाषा में ट्रेंड एनालिसिस है। पीछे की परफॉर्मेंस देख के कंप्यूटराइज एक पीछे की परफॉर्मेंस देख के फ्यूचर का मॉडल पोर्टफोलियो निकाल रहा है और उससे रिटर्न जनरेट करने की कोशिश हो रही है। फंडामेंटल एनालिसिस में तो हम पूरी रिसर्च करते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक्स पे कि क्या है, कंपनी कैसी है। वो रिसर्च ऐसी कोई रिसर्च नहीं होती है। ये कंप्यूटराइज मॉडल है, बैक डाटा पे टेस्ट किया और फ्यूचर का आपने मॉडल पोर्टफोलियो निकाल के दे दिया। ठीक सर। आजकल एल्गो के ज़रिए बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में भी सीधे वो कर रहे हैं, तो एआई का उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा बाज़ार के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और वही अब जो है हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिल रहा है। सर अब अगला सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आखिर में ये जो क्वांट फंड होते हैं ये किस तरह के निवेशकों के लिए सही होता है, और एक जो आम निवेशक होता है अपने पोर्टफोलियो में क्वांट फंड का कितना हिस्सा, कितना एक्सपोजर उसको रखना चाहिए भी या फिर नहीं रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो क्वांट फंड के रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टर जब क्वांट फंड में सोच रहा है एक अलग ही
इन्वेस्टिंग स्टाइल पे अगर आप निवेश करने की सोचते हैं तो आपको रिस्क फैक्टर समझना चाहिए। अब ये ट्रेंड एनालिसिस है, किसी डाटा पे बेस है। जो प्रिडिक्टेबिलिटी है फ्यूचर की, जो क्वांट फंड का जो एक फीचर होता है कि ट्रेंड एनालिसिस के बेस पे एक फ्यूचर का प्रिडिक्ट करता है कि किस तरह के रिटर्न इसमें निकल सकते हैं, वो प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो गलत हो सकती है। मार्केट अगर अनएक्सपेक्टेड वे में अगर मूव करता है तो प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो नहीं निकलेगी। एडवर्स सिनेरियोज में क्वांट फंड परफॉर्म नहीं करेंगे। ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है जब आप एल्गोरिदम बेस्ड इन्वेस्टिंग स्टाइल पे जब आप निवेश करते हैं। तो कौन इन्वेस्टर इसमें निवेश करना चाहिए? मेरी राय में वो इन्वेस्टर जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को समझते हो, ये उन्हीं के लिए बना है। आम निवेशक जो इस तरह के मॉडल या स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को नहीं समझते, मेरी राय में उनको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप अगर समझते हैं कि इसका इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, तभी आप इसके रिस्क को जो है वो झेल पाएंगे, तभी आपका वो रिस्क एपेटाइट जैसा भी है आपका उस रिस्क को जो है पूरी तरह से वहन कर पाएगा। लेकिन अगर आप इस इन्वेस्टिंग स्टाइल को नहीं समझते और केवल रिटर्न के बेसिस पे निवेश करते हैं, तो रिटर्न आपकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जो है खराब हो सकते हैं। और आप एग्जिट करेंगे क्योंकि आपने उसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल को समझा नहीं। जैसा मैंने कहा, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडल है, कई बार मॉडल जो है गलत हो सकते हैं, मार्केट एडवर्स सिनेरियो में जा सकता है। तो इसलिए वही निवेशक के लिए कौन स्ट्रेटेजी बनती है या म्यूचुअल फंड में निवेश बनता है जो उस स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को समझते हैं। और मेरी राय में ये हर एक निवेशक के लिए नहीं बना है। लार्जली ये डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से तो सही है, लेकिन मैं एडवाइज नहीं करूंगा कि ये आपकी कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बने। चलिए, तो आपके कोड पोर्टफोलियो का हिस्सा बने इसके लिए सलाह जो है वो जितेंद्र जी की तरफ से नहीं है, तो ये अवश्य आप लोग ध्यान में रखें। अब बहुत सारे दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं बीच बीच में इससे जुड़ी हुई, आज दिन भर इसके बारे में बातचीत करेंगे, मतलब अगले 1 घंटे तक। आप लोग भी इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल है या आपका निवेश है तो आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, अपने प्रश्न आप भेज सकते हैं, मेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं। money9query@tv9.com के ज़रिए अपना पोर्टफोलियो आप भेजिए हमें, और उस पर क्या कुछ आपके सवाल हैं थोड़ा डिटेल में लिखिएगा कि कितने साल का नज़रिया है, क्यों आप निवेश कर रहे हैं, कौन कौन सी SIP आपने कर रखी है, अगर कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं तो भी आपका लक्ष्य, आपने क्या सोच करके आप किस लिए ये पैसे लगाना चाह रहे हैं, तो डिटेल में अगर आप प्रश्न भेजेंगे तो वो उसकी कैलकुलेशन करना वो हमारे एक्सपर्ट के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, और आपको लिए भी उत्तर जो है वो सटीक मिल पाता है। तो अगला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न जो है राम राम जी का लेते हैं, और इन्होंने आज हमारे जो 1 बजे का शो है जिसमें हम शेयर बाज़ार से जुड़ी बात करते हैं, उसमें भी इन्होंने मनी 9 को 100 रुपये भेज करके ये प्रश्न पूछा था, लेकिन हमने कहा था कि 4 बजे जो है इस पर बातचीत करेंगे, और अब इन्होंने यहाँ पर भी प्रश्न भेजा हुआ है। और इनका प्रश्न ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के तीनों कैप्स, जो स्मॉल कैप है, मीडियम कैप है और लार्ज कैप में से किसने पिछली मंदी के दौरान 2008 की मंदी के दौरान बेहतर रिटर्न दिया? सर, इसको जान करके आप क्या करेंगे? ये आप जानना चाह रहे हैं कि कौन सा बेहतर रहता है, ख़ास तौर से जब बाज़ार स्लो हो या धीमापन बाज़ार के अंदर हो? तो ये अगर आप ये जानना चाह रहे हैं तो इसका उत्तर तो आपको हम दिलवा देते हैं, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर नया निवेश जो है वो कोशिश कीजिए कि ना करें। लेकिन पूछते हैं यहाँ पर जितेंद्र जी की राय क्या निकल के आ रही है। सर, सवाल तो इनका ये है कि स्मॉल, मीडियम या लार्ज कैप में से रिसेशन के दौरान कौन सा बेहतर प्रदर्शन करता है। लेकिन अगर हम इस सवाल को थोड़ा और विस्तृत कर दें कि अगर तीनों में से चुनना हो और कोई व्यक्ति नया निवेश करने जा रहा हो तो शुरुआत किससे करनी चाहिए, और क्या कुछ इसके जोखिम और फायदे होते हैं? बिल्कुल। आई थिंक 3 कैटेगरीज हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। अब अगर 3 कैटेगरीज को हम समझे तो स्मॉल कैप को सबसे पहले समझते हैं। स्मॉल कैप, अगर हम लिस्ट ऑफ स्टॉक्स देखें तो 250 स्टॉक्स के बाद जो है जो स्टॉक्स बनते हैं, टॉप 250 के बाद वो स्मॉल कैप के अंडर में आते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफी वोलेटाइल होते हैं, छोटी कंपनीज में ज्यादातर निवेश होता है, काफी वोलेटाइल होते हैं, बहुत हाई रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बहुत डाउन जाने की भी क्षमता रखते हैं। तो ये काफी वॉलेटाइल कैटेगरी बनती है। इससे कम वॉलेटाइल आपकी मिड कैप कैटेगरी होती है। मिड कैप आपके, अगर म्यूचुअल फंड बास्केट में हम देखें तो
टॉप 100 के बाद 100 से 101 से 150 250 स्टॉक्स तक की जो लिस्ट है उसमें मिड कैप का पोर्टफोलियो बनता है। वोलेटाइल होते हैं, नॉट एज स्मॉल कैप के बराबर कम वोलेटाइल होते हैं, लेकिन मिड कैप भी जो वोलेटाइल होते हैं, हाई रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन डाउन साइड भी रहते हैं। लार्ज कैप जो है वो कम वोलेटाइल मिलेगा आपको और आपको ज्यादा कंसिस्टेंसी मिलेगी, क्योंकि जब हम लार्ज कैप स्टॉक देखते हैं, आप रिलायंस लें या इस तरह के स्टॉक्स अगर आप लें, तो उनमें आपको कंसिस्टेंसी दिखाई देती है, रिटर्न में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी आपको दिखाई नहीं देती। तो कौन सा निवेश चुनना चाहिए इन तीनों में से? मुझे नहीं लगता कि तीनों में से कोई एक आपके लिए बेहतर बनेगा। आपका जब भी एक कोर पोर्टफोलियो बनता है, एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बनती है, वो ज्यादा बेहतर होती है। लार्ज कैप आपका एक बड़ा हिस्सा बनना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का, जो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। मिड कैप आप एक्सपोजर ले सकते हैं अगर आप कैटेगरी को समझते हैं। स्मॉल कैप मेरा मानना है केवल वो निवेशक जो रिस्क एपेटाइट रखते हैं या जो इस कैटेगरी को अच्छे से समझते हैं, वो ही स्मॉल कैप में एक्सपोजर लें। अदरवाइज जब भी आप एसेट एलोकेशन करें, 60-70% अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है, तो आपका पोर्टफोलियो फेयरली कंसिस्टेंट होगा और आपको अच्छा रिटर्न देगा। इसके अलावा जो आपका हिस्सा है वो उसमें आप मिड कैप ले सकते हैं, गोल्ड हो सकता है एसेट एलोकेशन में। लेकिन तीनों कैटेगरी में से अगर चुनना हो नई निवेशक को, मेरा मानना है लार्ज कैप से आप हमेशा शुरुआत करें। लार्ज के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए, रिस्क वहाँ पर थोड़ा कम होता है। और अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो इस तरह के जहाँ पर जोखिम कम हो उससे शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुमेन पाटिल जी का सवाल लेते हैं, नागौर महाराष्ट्र से हैं हमारे साथ। और सुमेन जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सुमेन जी आप? बहुत अच्छे सर। चलिए, ऐसे ही बहुत अच्छे रहिए सर आप। नागौर में तो ठंड कम पड़ रही होगी मेरे ख्याल से। सर 2 दिन हुए ठंड शुरू हुई है तो नागपुर में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। नागपुर आनंद महाराष्ट्र लीजिए। से सर। हाँ, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर से हैं आप? अच्छा, मुझे यहाँ पर बताया गया नागौर से हैं। अच्छा, नागपुर महाराष्ट्र नहीं से। सर। हाँ, तो नागपुर में भी नागपुर बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं पड़ती है सर। नहीं, अभी 2 दिन हुए सर स्टार्ट हुई तो ठंड। हाँ, आपको ठंड का असली आनंद लेना हो तो आ जाइए यहाँ। और उत्तर भारत में खास तौर से दिल्ली की सर्दी काफ़ी मशहूर है, वहाँ पे आपको आनंद असली मिलेगा। इस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 3 फंड है। बंधन स्मॉल कैप का है 2000, जी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000, हम्म, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप 2000। ठीक। टोटल 6,000 की एसआईपी चल रही है अभी आपकी। रिसेंटली स्टार्ट किया है सर मैंने ये, अभी जी। 1 ही मंथ हुआ है। हम्म, और क्या उद्देश्य है आपका सर? सर मुझे 7 इयर्स में मुझे 20 लाख तक तो मेरी रिक्वायरमेंट है, 20 तो लाख अच्छी हो रुपए। पाएगा? मुझे सर से पूछना था। ठीक, 20 लाख रुपए की आवश्यकता है सर इनको, और 7 साल का नज़रिया है। क्या जो अभी इनकी एसआईपी चल रही है 6,000 रुपये की, जिसमें एक इन्होंने मिड कैप लिया हुआ है, एक स्मॉल कैप रखा हुआ है और एक फ्लेक्सी कैप रखा हुआ है, वो पराग पारिक का है। तो ये लक्ष्य भेदने में कामयाब हो पाएंगे 7 साल में सर 20 लाख की रकम? देखिए, 7 साल में अगर हम 20 लाख की रकम की बात करते हैं तो काफी एग्रेसिव हो जाता है। और इनको जो कंट्रीब्यूशन है वो इससे कहीं ज्यादा करना पड़ेगा, तब आप पहुंच पाएंगे। लेकिन मेरी एक स्पेसिफिक इनके जो पोर्टफोलियो है, पहली बात तो 7 साल थोड़ा कम होराइजन है। जब आप इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं एक स्पेसिफिक टारगेट को लेके कि आपको ये कॉर्पस चाहिए, और उस कॉर्पस को पाने के लिए जो आपका एक्सपोजर है वो हाईली एग्रेसिव हो गया है। अब ये शायद रिटर्न के बेसिस पे है कि सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं तो एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। मेरा मानना है कि आपको अगर 7 साल के बाद इस पैसे को यूटिलाइज करना है, देखिए 7 साल में ये कॉर्पस हो जाएगा। 7 साल के बाद क्या मार्केट सिनेरियो रहेगा हम में से कोई नहीं जानता। उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो कैसा होगा कोई नहीं जानता। लेकिन जब आप एक गोल को अचीव करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप 7 साल में सडनली 7 साल के बाद आप सारा कॉर्पस विड्रॉ करेंगे। हमेशा जो गोल आपका होराइजन होता है उससे 1-2 साल पहले आप अपने जो भी रिटर्न आपने कमाया है आप उसको सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि गोल के आसपास अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो आपका पैसा वो सिक्योर हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपका 7 साल का गोल है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 साल के बाद आप उस पैसे को सिक्योर करना शुरू कर देंगे, अगर वो 7 साल में पैसा यूटिलाइज करना है। उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जो पोर्टफोलियो है इतना एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनना चाहिए। आई थिंक आप लेस
हाइब्रिड फंड की तरफ आप मूव करें जिसमें इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा कम हो, और गोल को थोड़ा आपको जो है रैशनलाइज करना होगा। काफी एग्रेसिव गोल है, या तो आपको कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ाना होगा 7 साल में, अगर आप 20 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए मेरा यही मानना है कि काफी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन को आप कम कीजिए। ऐसे फंड्स का चुनाव कीजिए तो वोलेटाइल कम हो, क्योंकि 7 साल का मतलब है कि आप इस पैसे को 6 साल के बाद आप सिक्योर करना चाहेंगे। और जब हम 6 साल की बात करते हैं तो हाइब्रिड फंड हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो कम वोलेटाइल होते हैं, रिटर्न बहुत हाई नहीं देते, उतना रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करना चाहिए इस हॉराइजन में। ठीक है सर, लेकिन ये तो बताइए कि आप कह रहे हैं कि इनको अपनी एसआईपी बढ़ानी होगी। एसआईपी कितनी बढ़ानी पड़ सकती है, अगर अगर हम ये मान के चलें कि अगर इनको ये लक्ष्य 7 साल में पूरा करना होगा तो अभी 6,000 से बढ़ा करके कितना इनको अमाउंट जो है पर मंथ सेव करना चाहिए, जिसकी वजह से अपने लक्ष्य को भेद पाएँ? देखिए, 7 साल में अगर मैं बात कर रहा हूँ, 7 साल में तो मैं 12-15% का रिटर्न अज्यूम नहीं करूंगा, बहुत हाईली एग्रेसिव हो जाएगा। मैं आई थिंक 8% का रिटर्न अज्यूम करके चलूंगा। और 8% का रिटर्न मैं अज्यूम करके चलूँ तो इनको लगभग 20,000 रुपये महीना निवेश की जरूरत पड़ेगी, लगभग मिनिमम जो मैं बोल रहा हूँ, उस गोल को अचीव करने के लिए। तो वही मैंने कहा कि रिटर्न को थोड़ा रैशनलाइज कीजिए, कम एक्सपेक्टेशन रखिए और कंट्रीब्यूशन को बढ़ाइए, तब आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं।